हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस यस यस, नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते नमस्ते। बहुत सही बहुत सही। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से हाँ या ना में बताइए। नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। अभी आप सभी लोगों की शायद केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, मुझे लगा एक बार जाके देख लिया जाए, तो वहां पर कैटलिस्ट पढ़ाया जा रहा था आखिरी मोमेंट पे। पुराने अर्जुना को हम अच्छे से समझा चुके थे, हाँ या ना? अब कईयों को तो पता ही नहीं होगा, हम केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं बीच बीच में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों के पास मेरी आवाज सही से पहुंच रही है? जल्दी से एक बार बता दीजिए, हाँ या ना? हाँ, पिछली बार हाँ कैटलिस्ट में कई बच्चों को दिक्कत आ रहा था, हम बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन दिए थे, दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा, आया ना? याद है ना? ऐसे ही याद रखा जाता है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आज अब कितने बच्चों को इसमें डाउट आ गया कि सर पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव क्या? किन किन को डाउट है जी बताइए, हम समझाएंगे, थोड़ा सा मन कर रहा, ठीक है? अरे बताइए ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट थ्योरेटिकल पढ़ना है या एक्सपेरिमेंटल पढ़ना है? समझ आ गया था? वो तो ऑब्वियस ही बात है, डूडी सर समझाएंगे तो समझ तो आ ही जाएगा तुम्हें, है? नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल बेवकूफ बैठे हो का, है? हाँ, लेकिन तुम सबको पता है कि कुछ मसाला मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा था कि यार किस तरीके से अपनी साइंस को आसान किया जाए, है ना? तो देखो भाई, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, है ना? जैसे मान लीजिए आप महिला मित्र हैं, आप नहीं, आपके आसपास एक महिला मित्र है, आपको उनसे बतियाना है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका कोई मित्र अगर उस चीज में मददगार हो जाए तो वो आपके लिए कैटलिस्ट है और आपकी भावनाओं को जल्दी जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, ठीक है? ये व्यक्ति जा रहे हैं इस, हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव कैटलिस्ट ने काम किया, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट, देखो दिल बन गया ना? यही रिएक्शन खुद से करना होता है इस व्यक्ति को तो बहुत टाइम लगता, हाँ या ना? अरे बोलिए यार, हाँ या ना? यही तो देखो भाई, कोशिश तो थी जारी। कोशिश तो जारी थी, लेकिन समय बहुत लग रहा था, लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट आया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया, हाँ या ना यार? है ना? ये होता है एनिमेटेड कंटेंट। ठीक है, अब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? नेगेटिव कैटलिस्ट का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? हमारे पास इस व्यक्ति को देखना, इस व्यक्ति को, और ये जो पीछे ग्रे टी शर्ट वाला है व्यक्ति, ठीक है? देखना अब क्या हो रहा है, कोई एक रिएक्शन चल रही है, लेकिन इस व्यक्ति के अगर आप फोकस करेंगे तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैसे? जरा ये देखना, इस व्यक्ति ने कुछ करा जो बिल्कुल गलत है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? ये देखो पूरे, हाँ, अब इसका बिहेवियर देखो, ये देखो, इस रिएक्शन को ये और भड़का रहा है और चिल्ला रहा है, पीछे नाच रहा है, ये तीनों जो है, देखो अब रिएक्शन, डर बैठा इसके अंदर, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो उसने क्या काम करा? इस रिएक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन में ले ले ले, हाँ देखो, डेड डेड हो गया ना भाई, हाँ या ना? रिएक्शन डेड। नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को धीरे कर दे, हाँ या ना? उस व्यक्ति की जो हार्टबीट थी, उस व्यक्ति की जो हार्टबीट थी, उसके लिए उसके जो मित्र थे पीछे, वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम किए, खत्म कर दिए, हाँ या ना? ठीक है, अब आप बताओ, अब भूलेगा कभी? हैं? भूलेगा? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 17, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोजेक्शन रूल एंड गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, हाँ, ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि जिससे याद रहे। ठीक है, जिससे याद रहे, अब नहीं भूलेगा। ठीक है, यस यस यस। ऐसे ही मैंने कुछ अर्जुनास को पिछली बार आपका वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट समझाया था। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को याद आ रहा हो कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता था।
उसका भी एक बिल्कुल जीता जाता उदाहरण आपको दिया था। लेकिन आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सीरियस पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में ही हम जोक क्रैक कर दिए। ठीक है, तो आज बेटा सबसे पहले ये सारी चीजें बंद करी जाए। ठीक है, हाँ अब फोकस किया जाए। आ जाओ भाई, ठीक है, हंसी मजाक हो गया, यस, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। देखो आज का जो हमारे पास टारगेट है, सारे बच्चे आज सीरियस पढ़ेंगे, क्योंकि देखो भाई मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि जितना आखिरी के लेक्चर्स अगर हम लोग सीरियसली पढ़ ले तो हमारा अच्छा रेट रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लास्ट क्लास में, फ्लक्स के बारे में मैं बात कर रहा था, तो हम लोग फ्लक्स से ही स्टार्ट करेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, प्रोजेक्शन रूल क्या है, गॉस लॉ क्या है, एंड क्वेश्चंस ऑन गॉस लॉ हमें देखने हैं। एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। वैसे भी ये बहुत बड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहां तक तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये वाला और एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारे बच्चे तैयार हैं? सारे बच्चे तैयार हैं? जल्दी से बताइए हाँ या ना, सारे बच्चे। और आज मैं सीरियसली पढ़ाने के मूड में हूं। ठीक है, हाँ, बीच में कोई भी मजाक मैं नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे, सीरियसली पढ़ना है। लास्ट पार्ट देखो, किसी भी चैप्टर का लास्ट पार्ट से जेई अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, गॉस लॉ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज आपको फोकस से पढ़ना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर से ज्वाइन कर लूंगा, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर आपको है कि कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली नॉट, ये चैप्टर यहां खत्म हो रहा है। क्या सर मैं नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से भले ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, वो आप उस समय भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। यस, अब जरा यहां पर सीरियसली हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट क्लास में बता रहा था बेटा लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट के बारे में, तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, जरा ध्यान समझना। एक फ्लक्स एक ऐसा टर्म है, फ्लक्स एक ऐसा टर्म है जो हमें यह बताता है कितनी लाइट, अगर मैं लाइट के टर्म में बात करें तो हमारे पास फोटोन फ्लक्स कहते हैं। लेकिन चलो छोड़ो, ये तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास टॉर्च है और मेरे पास एक यहां पर एक सरफेस है। ठीक है, यहां पर एक सरफेस है। अगर मैं इस टॉर्च को ऑन करूंगा तो जितनी भी रेज हैं वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली हिट करेंगी। ठीक है, और ये सरफेस पे हमारे पास इन दिस केस ऑल रेज, ध्यान समझना, ऑल रेज आर इंसिडेंट परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये सारी की सारी रेज इस पे परपेंडिकुलरली हिट करेंगी, मतलब इसको क्रॉस करके जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसी शीट को ऐसे कर दूं तो आपको भी पता है, ठीक है, हमारे पास ऑल रेज, ठीक है, ऑल रेज डज नॉट क्रॉस ओवर द सरफेस, क्रॉस ओवर द सरफेस। तो हम लोगों को ये चीज की जरूरत पड़ने लगी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारे लिए जब कोई भी रेज एक सरफेस को परपेंडिकुलरली हिट करती हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि उसको ये क्रॉस कर रही हैं, तो इसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स इज अमाउंट ऑफ दीज लाइंस विच आर क्रॉसिंग दिस सरफेस। अगर मैं इसी सरफेस को ऐसे कर लूंगा तो रेज ऊपर से चली जाएंगी, नीचे से चली जाएंगी, इस सरफेस में से कुछ भी क्रॉस नहीं हुआ, तो आप कहेंगे फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स हमारे पास जीरो है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सर लाइट शीट को कैसे क्रॉस करेगी? यार जरूरी थोड़ा ना ये ब्लैक हो, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो। ये वाला दिमाग तो आप खुद लगा सकते हो। अगर मैं कह रहा हूं क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आई तो चली जा रही है, तो ट्रांसपेरेंट मान लो यार। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, यहां से अब आपको लिखना है। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जरा यहां पर ध्यान समझना। पहले तो डेफिनेशन लिखना, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए स्कूल में है, डेफिनेशन आपके लिए रहेगी। ठीक है, डेफिनेशन जरा लिखना। It is a measure of, it is measure of
हेलो, गेट बंद कर देना। ठीक हो गया बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम अभी नहीं बनाना, मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है? आइए बेटा। यस यस, फिक्स हो गया। सीरियसली आइए, देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जरा आप लिखिए, ठीक है? इट इज अ मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, passing perpendicular to a surface, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, उसका जब आप मेजरमेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। इट इज डिनोटेड बाय, हम क्या सिंबल यूज करेंगे? दैट इज फाई। इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? फाई। एक्चुअली में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? इट इज, उसका रीजन मैं बताऊंगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, क्लियर? हाँ, अब जरा ये चीज देखना, हमारे पास कोई भी सरफेस हो सकता है, किसी भी एंगल पर हो सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बात बताया था कि हमारे पास जो एरिया है, एरिया ऑफ एनी सरफेस, ये याद कराने के लिए, एरिया ऑफ एनी सरफेस इज परपेंडिकुलर, इज हमारे पास परपेंडिकुलर टू सरफेस, और कन्वेंशनली हम कौन सा सरफेस, कौन सी डायरेक्शन लेंगे? आउटवर्ड प्रोजेक्शन, आउटवर्ड प्रोजेक्शन हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है? तो जरा फ्लक्स का डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं और उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आएगा। जल्दी से जरा यहां पर ध्यान से देखना। मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है, ये डायग्राम सारे बच्चे बनाएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास एक ये सरफेस है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? सारे बच्चे बनाइएगा, ओके? और ये वाला जो हमारे पास वर्टिकल से जो ये एंगल है दैट इज थीटा, वर्टिकल से जो हमारे पास एंगल है दैट इज थीटा। अब सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि जो मैंने ये सरफेस बनाया है, ये ऑब्वियस सी बात है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है या स्क्वायर सरफेस होगा, इसका जो भी एरिया होगा मैं उस एरिया को इस डायरेक्शन में आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग की बात करूंगा, हाँ या ना? सारे बच्चे जल्दी से बताइए यस और नो। जो भी इसका एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में हम लोग बनाएंगे। क्लियर? क्लियर? सारे बच्चे जल्दी से बताइए। क्लियर कि हमारे पास जो भी इसका एरिया होगा वो इस टाइप से होगा, राइट? सर आप एरिया तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, अंदर की साइड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम सभी लोगों ने कन्वेंशन सेट कर लिया है कि आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग परपेंडिकुलर को ही हम यूज करेंगे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जरा इसका साइड व्यू जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं इस डायरेक्शन से, आपको एक ऐसा सरफेस दिखाई देगा, ठीक है? इसका एक ऐसा सरफेस दिखाई देगा और ये था आपका एरिया। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है? अभी अगर मान लीजिए यही हमारे पास शीट होती तो ये एरिया वेक्टर होता। अगर मैं वर्टिकल से थीटा एंगल घुमाऊंगा तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वर्टिकल से अगर मैं शीट को थीटा एंगल घुमाऊंगा तो ये एरिया भी ऐसे थीटा एंगल पर रोटेट हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ज्योमेट्री लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा और इस तरीके से थीटा होगा। क्लियर? क्लियर? यस यस। हाँ, आप जनरली एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। अगर मान लीजिए ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है, अगर मैं सरफेस को वर्टिकल से थीटा एंगल पे ले जाऊंगा तो एरिया वेक्टर पहले हॉरिजॉन्टल था, ये इस टाइप से, जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा, तब जाके ये परपेंडिकुलर रहेगा, वो एंगल था हमारे पास थीटा। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड। अब मानिएगा तो मैं इस चीज को यहां पर ऐसे बना रहा हूं इस डायग्राम में, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये है हमारे पास एंगल थीटा। मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पार करा दी। ठीक है, इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से हमारे पास सरफेस में से पास हो रही है। ठीक है, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो रही है कुछ ऐसे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें से फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, जरा स्टेटमेंट वाइज देखें। इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ध्यान से देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर दूं तो क्या आप मेरे से इस बात पे सहमत हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज ई कॉस थीटा, और इस सरफेस के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा दैट इज ई साइन थीटा। ई साइन थीटा कुछ इस प्रकार से होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस। ध्यान समझना, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई क्रॉस कर रही थी और कोई बोले इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है, तो फ्लक्स होता था मेजर करना कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है। तो मैंने कहा यार इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लूं तो ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा कुछ इस प्रकार से आता। तो फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? फ्लक्स इज डिफाइंड एज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, ई कॉस थीटा इनटू हमारे पास ए। दिस इज योर फ्लक्स, दिस इज योर फ्लक्स। आपको भी पता है जो ई साइन थीटा है इसमें से फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि ये सरफेस को ऊपर से निकल जाएगा नीचे से निकल जाएगा, इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। सिर्फ ये वाले की अगर बात करें यही फ्लक्स देगा। तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलरली थी इनटू एरिया। और अगर आप फ्लाई की बात करें तो ई ए कॉस थीटा इस प्रकार से आपको दिखेगा। और अगर आपको ये दिख रहा है तो आप कह सकते हैं फ्लक्स इज ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज योर फ्लक्स। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट आने वाला है, और अगर मेरे अंडरपंटर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये डॉट प्रोडक्ट से है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट से अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आपका स्केलर होगा, रिजल्ट आपका स्केलर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जो बच्चा मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेगा, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है टफ लगे, लेकिन मैं कई बार को इतनी बार रिपीट्स करूंगा इन सारी चीजों को कि अगर आपने ध्यान से सुना तो क्वेश्चंस आपको इंपैक्ट लगेगा, आसान लगेगा। हाँ, अब एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर हम एरिया को रिजॉल्व कर सकते हैं? आते हैं। ठीक है, अब आप इतना लिख लेना, अभी आप इतना लिख लेना। ठीक है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर। क्लियर? वाई नॉट साइन थीटा? साइन थीटा की वजह से आपका फ्लक्स विल बी जीरो, क्योंकि ये सरफेस से, मैंने आपको अभी बताया बेटा कि हमारे पास इस केस में कोई फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स क्या, फ्लक्स मतलब क्या है? कितना परपेंडिकुलर हिट हो रहा है। इसमें कोई परपेंडिकुलर हिट नहीं हो रहा, ऊपर और नीचे से निकल गया, इसमें आप सीधे बोलेंगे फ्लक्स इज जीरो। इस केस में आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा क्योंकि सारी की सारी जितनी भी रेज है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रही है। अब लाइट की जगह जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो हम वर्ड चेंज करके कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। साइन थीटा जीरो क्यों होगा? दिस डज नॉट क्रॉसेस या कहें इंटरसेक्ट द सरफेस
इंटरसेक्ट दी सरफेस, ये सरफेस के ऊपर से निकल गया, ठीक है, इसीलिए इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? सर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं? ए क्रॉस बी का रिजल्ट होता था ए बी साइन थीटा, अगर यहां पर कुछ आ रहा होता साइन थीटा तो मैं सोचता यहां पर कॉस थीटा आ रहा है, तो हम लोगों ने सोचा यार ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा होगा, और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है तो ये एक हमारे लिए स्केलर हो गया। क्लियर? क्लियर? अब जरा ये नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट, अब यहां से, या चलिए अभी रुकिए मैं इस चीज को उसी कंसेप्ट में लूंगा, ठीक है। आइए अब फ्लक्स के फॉर्मूले के हिसाब से फाई की अगर आप बात करें, ये आपको लिखना है, फाई फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ई ए कॉस थीटा आपका फ्लक्स होगा, तो पूछा जा सकता है मिनिमम फ्लक्स कितना हो सकता है। भाई देखो, अगर मान लो मैं लाइट मार रहा हूं, इसमें से मिनिमम फ्लक्स कितना हो सकता है। आप फ्लक्स से सोचेंगे कितनी परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। अगर मैं लाइट के पैरेलली इसको ऐसे ऐसे रख दूंगा तो लाइट ऊपर से चली जाएगी, नीचे से चली जाएगी, इसमें मिनिमम फ्लक्स कितना हो सकता है? 0। तो ध्यान से समझना, मिनिमम फ्लक्स का केस हमारे पास तब होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? क्लियर? मिनिमम फ्लक्स कितना होएगा जब एंगल 90 डिग्री। अब कई बच्चे कहेंगे सर 90 डिग्री पे क्यों? अरे भाई इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा, तब अगर आप फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस 90 हो जाएगा, एंड दैट केस विल बी फ्लक्स इक्वल टू 0। दिस इज द मिनिमम फ्लक्स, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम फ्लक्स। क्लियर? अब जेई ने एक बार ये बच्चों के लिए घुमा दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि फ्लक्स इज मिनिमम, ध्यान से देखना स्टेटमेंट क्या दे दिया था, फ्लक्स इज मिनिमम व्हेन शीट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है ना, एग्जाम के टेम्परामेंट की अगर मैं बात करूं, 180 डिग्री पर आ रहे हैं, एग्जाम के टेम्परामेंट की अगर मैं बात करूं, इसीलिए कहते हैं फोकस बहुत मैटर करता है। इन्होंने वर्ड घुमा दिया, पैरेलल वर्ड, कई बच्चों ने देखा अच्छा पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू 0, उन्होंने फॉर्मूले में डाला और वैल्यू आ गई, उन्होंने कहा नहीं भाई गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन एक्चुअली में दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपकी शीट पैरेलल होगी, देन मैं यहां पे लिख सकता हूं, देन एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर? अब कुछ बच्चों ने फॉल्स बोल दिया ना, आदित्य बेटा हाँ बहुत सही, कई सारे बच्चे, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। भाई ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, किसी भी सरफेस में जब फ्लक्स मिनिमम कितना हो सकता है, पास ही ना करे, वही हो सकता है सर 0। तो मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नीचे से चली जाए ऊपर से चली जाए, फ्लक्स 0 है। तो शीट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और एरिया वेक्टर हमेशा शीट के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द शीट एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों केस में आप कहेंगे फ्लक्स 0। क्लियर? अब देखो कई सारे बच्चे यहां गलत कर रहे थे, पूरी चीजें समझी लेकिन यहां गलती हो गई। अब आती है सर मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है। ध्यान समझना, किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो आप हमेशा आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग लेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम किन किन केसेस में हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो और 180 डिग्री हो। ध्यान समझना 180 डिग्री हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 180 डिग्री पर फ्लक्स तो नेगेटिव आएगा, 180 डिग्री पर फ्लक्स तो नेगेटिव आएगा सर, और नेगेटिव वैल्यू तो 0 से छोटी होती है। यहां पर नेगेटिव का मतलब कुछ और है, समझना। जब आपके लिए ऐसा केस होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इधर ही है, ठीक है। जब आपका थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू आपके लिए 0 डिग्री होगी, तब आप फ्लक्स निकालेंगे ई ए कॉस 0, नो डाउट आपका फ्लक्स आएगा ई इंटू ए। जब आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री की बात करेंगे तो फ्लक्स आपका आएगा ई ए कॉस 180, दैट इज माइनस ई इंटू ए। ये दोनों ही वेरी गुड, ये दोनों ही हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स हैं, बोथ आर मैक्सिमम फ्लक्स।
बोथ आर मैक्सिमम फ्लक्स। क्यों सर? ये तो नेगेटिव है सर, ध्यान से समझना। ये वाला केस अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा 0 है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर निकल रही है, इसको हम कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। क्या कहते हैं? आउटवर्ड फ्लक्स। नाम से आपको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर की डायरेक्शन में निकल रही है। जब बाहर की डायरेक्शन में निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो आपका फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन में निकलने वाला होगा। जब आपका ये पॉजिटिव होता है, जब आपका ये पॉजिटिव होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, आउटवर्ड फ्लक्स कहते हैं। सर 180 डिग्री का केस क्या होगा? 180 डिग्री का केस कुछ ऐसा होगा कि आपके लिए ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस में कुछ इस प्रकार से एंटर कर रही है। अगर आप देखें तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। 180 डिग्री आपका आ गया, ये -EA मिनिमम फ्लक्स नहीं है। देखो फ्लक्स क्या था? परपेंडिकुलरली कितना हिट कर रही है, इस केस में भी परपेंडिकुलर हिट कर रही है। प्लस और माइनस आपको कुछ बता रहा है, उसको गलती मत करना बेटा। माइनस आपका यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इनवर्ड फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड इनवर्ड फ्लक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सर 120 डिग्री होगा तो cos 120 डालोगे, cos 120 डालोगे, उसकी वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यूज में नहीं आएंगी। क्लियर? तो आप उसको मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बोल सकते, लेकिन यस उस सरफेस में से कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। क्लियर? क्लियर? सर मिनिमम फ्लक्स मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिनको लिखना है लिखिए। मिनिमम फ्लक्स क्या होता है? जब सरफेस में कोई भी फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हिट ना करे, इसको क्रॉस ना करे, ऊपर से निकल जाए नीचे से निकल जाए, इस केस को हम कहेंगे मिनिमम फ्लक्स। क्योंकि जब पास ही नहीं करा तो मिनिमम फ्लक्स 0 हुआ। इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर हो, क्योंकि ये थीटा किसके बीच का है भाई? कई बच्चे ये याद ही नहीं रखते हैं। ये थीटा है एंगल बिटवीन E एंड A, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इस केस में मिनिमम फ्लक्स आ गया आपका। मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा? जब इसको परपेंडिकुलर हिट करेगा। अब आप एरिया वेक्टर को हमेशा बाहर ले रहे हैं, एरिया वेक्टर को आप हमेशा बाहर ले रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर ही जा रही है तो पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, एरिया बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर, 180 डिग्री है तो माइनस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस ध्यान समझना, माइनस ये नहीं बता रहा है कि 0 से छोटा है। सर मिनिमम ये हो गया, नहीं भाई, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा था तो फ्लक्स है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है तो फ्लक्स है। माइनस हमें बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उस सरफेस को। क्लियर? क्लियर? यस? हां सर फ्लक्स तो ऐसे तो वर्क डन भी स्केलर है, तो क्या वर्क डन नेगेटिव नहीं होता है? आपको किसने पढ़ा दिया कि भैया स्केलर क्वांटिटी 0 से आप नेगेटिव नहीं ले सकते? वर्क डन नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपके सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। वर्क डन पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लाइन का नहीं है, वो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात है। वैसे ही एक पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स की बात करें, अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस में से बाहर निकल रही होंगी, और माइनस की बात है तो एंटर कर रही होंगी। बस इतनी सी बात है। क्लियर? क्लियर? यस। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन रूल। अब ये वाला पार्ट ध्यान से लिखना, ओनली फॉर कंपटीशन, या सारे बच्चे हेडिंग डालो, ठीक है? प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, मेरा वो लैग की वजह से मूड बिल्कुल खराब हो गया है वैसे, ठीक है? आई जस्ट, हाँ अगर आपको रिपीट करवाना हो रिपीट करवाना, बस अच्छे से लिखना, वर्ड्स प्लीज डेरोगेटरी ना हो, अब्यूसिव ना हो, क्योंकि मैं अभी बहुत इरिटेटेड फील कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द लैग, क्योंकि मैं बहुत फ्लो में आने की कोशिश कर रहा था, वो बिगड़ गया मेरा, ठीक है? लेकिन प्लीज मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, प्यार से पूछोगे मैं बताता चलूंगा बेटा, ठीक है? इरिटेट मत करना, ठीक है? सर एक बच्चे ने पूछा, सर मतलब स्केलर की भी डायरेक्शन होती है? नहीं बेटा, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा। मैंने क्या बोला? वर्क डन, जब सारे बच्चे हेडिंग डाल लो तब तक, वर्क डन अगर नेगेटिव है, आप वर्क डन टोटल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल होती है। अगर आपका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी कम हुई है और इनिशियल ज्यादा थी।
अगर सिस्टम रुक रहा है तो जिस भी फोर्स ने उसको रोका वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, ये माइनस डायरेक्शन तो नहीं दे रहा है। वैसे ही अगर आपका फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, वो बस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट है। अगर मैं एरिया वेक्टर को बाहर की डायरेक्शन सेट कर चुका हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट होगी, तो एंटर कर रही होगी, बस इतना बता रहा है। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा देखना, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सा पूछा था कि सर आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिजॉल्व करा। ध्यान से समझना, अगर मैं इसी शीट की बात करूं, ये आप बनाइए बेटा, एंड दिस इज ओनली फॉर कंपटीशन, ठीक है, ओनली फॉर कंपटीशन। आप स्कूल में पढ़ के मत जाना, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, चाह के भी नहीं आएगा। जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये हमारे पास सरफेस था, क्योंकि स्टेटमेंट, ध्यान सुनना, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी ये थी कि इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, कितनी फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, उस स्टेटमेंट के हिसाब से ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व किया। जरा सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि अगर मान लीजिए मैं इस सरफेस का एरिया ए ले रहा हूं, ठीक है, और यही आपका एंगल थीटा था, यही आपका एंगल थीटा था, तो क्या आप इस एरिया को अगर रिजॉल्व करते तो एक एरिया ये आता ए कॉस थीटा और एक एरिया ये आता ए साइन थीटा, हां या ना? एरिया वेक्टर को तो रिजॉल्व कर सकते हैं ना बेटा, वेक्टर है ना। जो आपका येलो वाला सरफेस है इसका टोटल एरिया ए था, अगर मैं इस एंगल थीटा की बात करूं तो यही एंगल थीटा यहां आया था, तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। यस 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 यस, क्लियर? हाँ, अब जरा देखना, ये एनालिसिस है। अगर मैं इस येलो वाले सरफेस को हटा के सिर्फ इन दोनों सरफेस की बात करूं, मैं येलो वाले सरफेस जो एंगल प्रिज्म का ये वाला फेस था, इसको हटा के इन दोनों की बात करूं, एरिया इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। जरा ये देखना, ये ए कॉस थीटा एक्चुअली में इसका है और ये ए साइन थीटा एक्चुअली में इसका है। इन दोनों एरियाज को अगर आप जोड़ोगे, ए कॉस थीटा ये जो है ये इस वाले सरफेस का था, जो पीछे आपका है इस वाले सरफेस का था, ठीक है, और ए साइन थीटा नीचे वाले सरफेस का था। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका जो रिजल्टेंट सरफेस बनेगा उसका एरिया आ रहा था। क्लियर? यस। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत मजेदार चीज है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पर प्रोजेक्ट करी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पर प्रोजेक्ट करी थी, ठीक है, इस प्रकार से, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को तो परपेंडिकुलर हिट करेगी, और इस सरफेस से ऊपर और नीचे से निकल जाएगी, हाँ या ना? ओनली दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सरफेस के परपेंडिकुलर थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे से निकल रही है। फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज 0, हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहां से फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करता, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली हिट कर रही है, ई इंटू यही वाला एरिया होता ए कॉस थीटा आपका आता, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, यहां से भी आप बात कह सकते थे। यस यस, बोलिए भाई, यस यस यस। इलेक्ट्रिक फील्ड और ए कॉस थीटा के बीच में कोई एंगल नहीं है, ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, तो फ्लक्स सिर्फ इस सरफेस में से जा रहा था। यस
यस भाई, ये जो एरिया है इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे ए कॉस थीटा इन ए साइन थीटा, ये ए कॉस थीटा इस वाले सरफेस का था, ए साइन थीटा नीचे वाले का था। हम लोगों ने डेफिनेशन बोला कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली हिट करेंगी, तो इसी सरफेस को तो परपेंडिकुलर हिट कर रही है, तो इसका एरिया इंटू ई करोगे आपको फ्लक्स मिल जाएगा। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करा था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी जो सरफेस के परपेंडिकुलर थी, तो ई कॉस थीटा इंटू ए करके फ्लक्स निकाला। मैंने कहा आप एरिया को भी रिजॉल्व कर सकते हो और एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के परपेंडिकुलर होगी वही फ्लक्स देगा, वहां से भी निकाल सकते थे। यस यस। अब इसी का एक कंसेप्ट बनता है, ध्यान से देखना, इसी का एक कंसेप्ट बना लिया हम लोगों ने। अब ये बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। अब कई बच्चे इस चीज को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो कंसेप्ट सीधे लिखना, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया ए था, ठीक है, इसका जो भी सरफेस है, इसमें से हमें फ्लक्स निकालना है। ध्यान से देखना, इसमें से हमें फ्लक्स निकालना था। अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे यहां पर, ई ऐसे यहां पर मैंने प्रोजेक्ट कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई यहां पर ऐसे प्रोजेक्ट कर दी। हमें अगर इसका फ्लक्स निकालना है तो कंसेप्ट समझना, रेजोल्यूशन की भी नहीं, अब और आसान से जा सकते हैं। अगर मेरे को फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस निकालना है, थ्रू दिस सरफेस निकालना है, तो प्रोजेक्शन रूल हमें क्या बताता है? आप डायरेक्शन ऑफ, या आप प्रोजेक्ट लाइट, ध्यान से समझना, प्रोजेक्ट लाइट फ्रॉम इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उधर से आप लाइट मारिए। अगर आप लाइट मारेंगे तो आपको परछाई मिलेगी। अब ये परछाई आपका कॉमन सेंस बनाएगा। अगर आप परछाई की बात करेंगे तो कुछ आपको ऐसे मिलेगा, और ये वाली परछाई एग्जैक्टली पीछे वाले की परछाई होगी। हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैं यहां से प्रोजेक्ट करूंगा लाइट को, तो जो भी आपकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब क्या होती है? शैडो आप कह सकते हैं। आप शैडो के बारे में सोचिएगा कि इसकी प्रोजेक्शन हमारी क्या होगी, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होगी। ये वही एरिया है जिसमें से हमारे पास परपेंडिकुलरली फ्लक्स पास कर रहा था, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी। भाई ध्यान से समझना, जब तक आप लाइट को रोकोगे नहीं तब तक परछाई बनेगी नहीं। तो लाइट को जो भी रोकेगा तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। सर अगर मान लो मैं एंगल पे कर दूं तो जितना उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, आपकी जैसे ऐसे रखने पे परछाई पूरी बनेगी। अगर मैं टेढ़ा कर दूंगा तो परछाई की हाइट कम हो जाएगी। जो भी पोर्शन लाइट को परपेंडिकुलरली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा उसी की ही परछाई बनेगी। अगर मैं रोटेट करता चला जाऊंगा थिकनेस ऐसी हो जाएगी, जैसी रोटेट करूंगा ये थिकनेस बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास कंसेप्ट ये आया कि आप सबसे पहले लाइट प्रोजेक्ट करें, सेकंड फाइंड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। जो भी है आप एरिया ऑफ प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं स्लैश शैडो, ठीक है, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर एरिया टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद सीधा एक अप्रोच कर दीजिए फ्लक्स निकालने के लिए, प्लस माइनस ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, प्लस माइनस इंटू ई इंटू प्लस माइनस ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। क्योंकि ये एरिया ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ए कॉस थीटा वाला आपका आ चुका है। सर प्लस माइनस क्यों? अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम सरफेस है, कमिंग आउट फ्रॉम सरफेस, ठीक है, तब आप प्लस यूज करेंगे। और माइनस का जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन सरफेस, तब इनवर्ड फ्लक्स हो जाएगा। इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव होगा इस केस में। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
बेटा हर चीज सिमुलेशन पे ध्यान, हर चीज सिमुलेशन से नहीं सीख सकते, कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। आपसे पुरानी जनरेशन इस चीज को सोच पाती थी, तभी थॉट प्रोसेस बना पाती थी, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां पे मैं दिखाता ही हूं, क्लियर। अब मेरे को पता है कि आपका ये कंसेप्ट मैंने यहां पर बताया है, जरा यहां पे समझना। मैं एक दो क्वेश्चन से मदद करूंगा, ठीक है, फिर आप करना स्टार्ट करेंगे। जेई एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जब तक, हाँ, जेई एडवांस का क्वेश्चन में ये वाला तो अभी आप फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, चलिए इसको तो अभी हटाते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन आप करेंगे और एक एडवांस एनालिसिस और सोचवाऊंगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास फ्लक्स थ्रू टू सरफेसेस, एक सरफेस S1 है, एक S2 है, क्लोज्ड हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लोज्ड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पता है, और नीचे भी है हमारे पास और ऊपर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास नीचे सरफेस नहीं है, नीचे वाला सरफेस S2 है और कर्व्ड सरफेस आपका S1 है, कर्व्ड सरफेस वाला एरिया आपका S1 है। ऊपर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाली है, तो हमें फ्लक्स बताना है S1 में से कितना पास हुआ, S2 में से कितना पास हुआ। क्लियर? क्लियर? हाँ सर, इनवर्ट का भी बताइए। आ रहे क्वेश्चन से सीखेंगे बेटा, दर ध्यान समझना। अब सारे बच्चे बताना इसका सॉल्यूशन में मदद करना। पहले थॉट प्रोसेस बनाते हैं। आपका एक हेमिस्फीयर है, तो मैं सबसे पहले S1 सरफेस के बारे में बात करूंगा। S1 ऊपर वाला था। अगर आप ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें बताना है कितना हमारे पास फ्लक्स होगा, ठीक है। सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर इसका रेडियस हमारे पास R है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, लाइट मारूंगा तो इसकी परछाई कैसी पड़ेगी, सोच के बताओ भाई। अब ये परछाई आपको ही सोचनी है भाई। इसका 4πr² नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है। कुछ बच्चे 2πr² ले लेंगे। अरे पागल हो, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है? ये परपेंडिकुलर करेगी, क्या ये परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है? नहीं। क्या ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है परपेंडिकुलर क्रॉस करेगी? नहीं। ये वेरिएबल है भाई, इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक आसान तरीका है। अगर आप ऊपर से करेंगे तो इसकी परछाई बेटा एक सर्कल पड़ेगी, एक परछाई, इसकी प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये πr² होगा, ठीक है। अगर बेसिक मैथ से जाओगे इतनी लेंदी पड़ेगी कैलकुलेशन, लेकिन इसको हम आसान तरीके से कर सकते हैं। एरिया आ गया। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया जो भी थी आपकी E0 इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन πr²। अब सारे बच्चे बताना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है? सारे बच्चे, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी इस सरफेस को एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है? ये इनवर्ड है, इनवर्ड फ्लक्स देंगी। जैसे सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी तो ये इसके लिए इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? एंटर कर रही है। एंटर, इनवर्ड फ्लक्स आपका हमेशा नेगेटिव होता है, तो आंसर आपका ये है, आंसर आपका ये है। अब कई बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव क्यों, जरा ये समझो। अगर इसी सरफेस पे आप एरिया वेक्टर बनाते तो एरिया वेक्टर ये आता, एरिया वेक्टर ये आता, एरिया वेक्टर ये आता, एरिया वेक्टर ये आता, एरिया वेक्टर ये आता। खुद सोचना बेटा, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इसको क्रॉस करेंगी, ऐसे क्रॉस करेंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? इन ऑल द केसेस इनके बीच का जो भी एंगल है मेरे अंटरपंटर, जो भी एंगल है, cos 90 करोगे, यहां वाले सरफेस पे फ्लक्स 0 है, लेकिन हर केस में आपका एंगल ऑब्ट्यूज है। इन ऑल द केसेस एंगल इज ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव है, तो आपका जब इंटीग्रेशन से जाते अपने आप आंसर नेगेटिव आता। क्लियर? क्या आप समझ पा रहे हैं? एट ऑल पॉइंट्स जो है आपका थीटा एक्चुअली में ऑब्ट्यूज है। थीटा किसके बीच में था? E एंड A।
तो अगर आप देखें थीटा ऑब्ट्यूज है तो फ्लक्स में आपका ई ए कॉस थीटा करोगे तो ये हमारे पास नेगेटिव ही तो देगा, या तो आप कॉमन सेंस लगा लो क्योंकि ये सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव है, सीधे करो ना। क्लियर? क्लियर? यस। जरा S2 सरफेस की बात करते हैं। S2 सरफेस, तो S2 सरफेस तो ये था नीचे, H2 सरफेस तो आपका नीचे था R रेडियस का। अब जरा सोच के बताना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से आ रही है, ये आपका ऐसे था, H2 की बात कर रहा हूं बस अब मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ऐसे आ रही है तो इसकी परछाई कैसे पड़ेगी? सारे बच्चे जल्दी से बताइए। H2 सरफेस के अंदर से फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो कितनी पड़ेगी? बहुत सही, सर्कल। सर यही तो परछाई पड़ेगी। This is your area of projection and that area of projection is pi r square। अगर कोई बोले फ्लक्स कितना होगा तो फ्लक्स होगा E नॉट इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। अब बात आई प्लस माइनस की, क्योंकि इस सरफेस को इसको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की डायरेक्शन में निकलेंगी, इसको क्रॉस करते समय यहां से बाहर निकल रही हैं, आपका एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इसमें आपका एंगल आएगा 0, cos 0 इज 1, पॉजिटिव आउटवर्ड फ्लक्स है। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना हो इस पूरे में से तो स्केलर क्वांटिटी है तो φ1 प्लस φ2 ये स्केलर एडिशन फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे टोटल फ्लक्स इसमें 0 आएगा। किस किसने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है? किस किसने गॉस लॉ स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं दोस्त से, सीनियर से, जूनियर से कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है? सारे बच्चे टोटल फ्लक्स सरफेस S1 का भी और S2 का भी पढ़ा हुआ है। गॉस लॉ ये बाद में जाके दोबारा घूम के आएगा। गॉस लॉ कहता था कि एक क्लोज्ड सरफेस में से अगर आपको फ्लक्स निकालना है, इनक्लोज्ड चार्ज जो भी है बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, टोटल फ्लक्स 0 ही आना था। जिनको पता है उनके लिए मैंने बोला, गॉस लॉ बोलेगा कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इतना करने की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप कहोगे अंदर चार्ज नहीं है सर 0 आएगा, लेकिन वो आप टोटल की बात कर सकते हैं। अब जेई सिर्फ ऊपर वाले का पूछ लेगा, भाई देखो +2 और -2 को जोड़ोगे तब भी 0 आएगा, +10 और -10 को जोड़ोगे तब भी 0 आएगा, 0 और 0 को जोड़ोगे तब भी 0 आएगा। गॉस लॉ आपको यह बता देगा टोटल फ्लक्स 0 है। लेकिन अगर कंपटीशन में पूछ ले ऊपर वाले सरफेस का बता दो तो तब आपको थोड़ा ना पता है +2 और -2 हुआ था, +3 -3 हुआ था, +10 -10 हुआ था, इंडिविजुअल वैल्यूज क्या थी वो आपको प्रोजेक्शन रूल ही बताएगा। क्लियर? 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 यस। प्रोजेक्शन मतलब परछाई यार, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा तो इतने वाले की ही परछाई बनेगी, रेक्टेंगल बनेगा, इधर से परछाई डालूंगा तो एक रेक्टेंगल बनेगा। आप एक बॉल को लेके लाइट मारोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा, परछाई तो कभी देखी होगी यार। क्लियर? आ जाओ जरा, अगला क्वेश्चन है हमारा कोन का। क्लियर? अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कोन है दो, ये रेडियस r है, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। S1 एंड S2 दो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस S1 है, नीचे वाला सरफेस S2 है। फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। सारे बच्चे एक बार अब आप ट्राई करना स्टार्ट करें, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स ले लेता हूं। स्टार्ट करिए। सारे बच्चे, वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, जहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं वहीं से आपको लाइट प्रोजेक्ट करनी है, परछाई मिलेगी। सर हम परछाई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम तो लाइट चैप्टर कहां से आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस लगाएं। फ्लक्स में वो चीज चाहिए थी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली हिट करती है। किसी की परछाई अगर बन रही है तो लाइट भी परपेंडिकुलर उस सरफेस पे हिट करेगी, तभी परछाई हमारे पास बनती है। तो मैंने कहा कि जब मेरे को परपेंडिकुलर एरिया चाहिए
मींस परछाई चाहिए तो हम क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ही हम लोग लाइट प्रोजेक्ट करें, जो भी परछाई मिलेगी वो एरिया होगा जो परपेंडिकुलरली हिट हुआ होगा, वही यूज कर लेंगे। अगर मैं S1 की बात करूं तो जरा देखना, ये आपका कोण है, ठीक है। अगर आप ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, ऊपर से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोजेक्ट करते हो तो इसका जो एरिया प्रोजेक्शन आएगा वो सर्कल ही आएगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे को फ्लक्स लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लिखा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी तो इनवर्ड फ्लक्स है माइनस ये आएगा। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। अगर मैं S2 सरफेस की बात करूं तो S2 का सरफेस नीचे R रेडियस का कुछ इस प्रकार से है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से, ऊपर कौन है बेटा, सिर्फ अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी E0 है, तो यहां पर आपकी जो परछाई बनेगी फिर से सर्कल बनेगी, और ये वो एरिया है जिससे ये परपेंडिकुलरली हिट हुई है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी इस सरफेस से, आउटवर्ड फ्लक्स हमारे पास प्लस E0 इंटू पाई आर स्क्वायर आपका ये होगा। किस किस का क्लियर है? किस किस का क्लियर है? बोलिए भाई, किस किस का क्लियर है? यस, कई बच्चों पहुंच पाए। अब मैं इस क्वेश्चन में जरा ट्विस्ट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड केस 2 कर लेते हैं, जरा देखते हैं। अब हमारे पास केस 2 कुछ ऐसा है कि ये आपका कोण था, ठीक है, ये आपका कोण था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से साइडवेज, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको साइडवेज आ रही है, अब बताइए हमारे पास इस वाले सरफेस में से S1 में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, फ्लक्स थ्रू S1, ठीक है। हाँ, बहुत सही। कई बच्चे सोच पा रहे हैं कि अब परछाई कैसे बनने वाली है, अब कईयों को ये पता ही नहीं है। यार आपका बर्थडे कैप होता है, बर्थडे कैप अगर आपने कभी यूज नहीं किया, देखा तो होगा ना, ठीक है, कोनी तो होता है बर्थडे कैप। अगर मान लीजिए, ठीक है, इस टाइप से अगर मैं एक कोन बना लेता हूं, ठीक है, और अगर मैं यहां पर लाइट प्रोजेक्ट करूंगा तो इस कोन का ये वाला ऐसा करके जो भी परछाई होगी कुछ ऐसे आएगी, वो ट्राइंगल आएगा भाई, ट्राइंगल आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अगर आप इसकी परछाई निकालने की बात करेंगे, ध्यान से समझना, अगर आप इसकी परछाई निकालने की बात करेंगे तो इसका डायामीटर जो होगा, इसका जो डायामीटर होगा वो बेस ऑफ द ट्राइंगल बनेगा, और इसका जो स्लांट हाइट होगा, ठीक है, इसका जो स्लांट हाइट होगा वो कुछ आपको ट्राइंगल का शेप दे देगा, कुछ इस प्रकार से। यही इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन होगा। अब वैल्यू कैसे निकाले भाई, हमें तो इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसका जो ये डायामीटर है 2r, वही डायामीटर यहां होगा। हमारे लिए इसकी हाइट नहीं पता थी, तो ट्राइंगल में थीटा आपको दे रखा है, अगर मैं tan थीटा लगा दूं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास होगा। इस tan थीटा में परपेंडिकुलर ये है, बेस आपका रेडियस है, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो दैट इज b tan थीटा, तो r tan थीटा आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका r tan थीटा। क्लियर? और अगर मेरे को एरिया ऑफ प्रोजेक्शन की बात करनी थी तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करनी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की बात कर ली जाए। और अगर मेरे को फ्लक्स निकालना था बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 इंटू, अगर मैं बात करूं यहां पर हमारे पास हाफ इंटू 2r इंटू, या ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर tan थीटा ये होगा। ध्यान से समझना, इस सरफेस में से S1 में से अगर मैं बात करूं थ्रू S1 इनवर्ड फ्लक्स कितना होगा, इनवर्ड फ्लक्स
हमारे पास होगा प्लस वो माइनस ई नॉट इंटू आर स्क्वायर टेन थीटा, और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी तो आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, दैट इज प्लस ई नॉट इंटू आर स्क्वायर टेन थीटा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 0 होगा। क्लियर सर? भाई ध्यान से समझना, कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। हमने जो निकाला है, अगर मेरे पास कोण कुछ ऐसा होता, ठीक है, रुको, तुम्हें उस टाइप से बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये कोण का मैंने एक हिस्सा काट दिया है, ये बनाना नहीं है, ये कोण का मैंने एक हिस्सा काट दिया। और अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती तो जरा इसकी परछाई देखना, ये जो आपका डायामीटर है यही आपकी परछाई में बेस में जाता, और ये जो आपकी हाइट है यही इस ट्राइंगल की हाइट बनती बेटा, ये कुछ ऐसे आता। क्लियर? क्लियर? समझे मैंने क्या बोला? मैंने इस कोण का, देखो यार, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी तो इस सरफेस से एंटर करेंगी, यहां होगा इनवर्ड फ्लक्स। सारे बच्चे जल्दी से सोचना कि भाई अगर मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आधे सरफेस से एंटर करेंगी और आधे सरफेस से बाहर जाएंगी, और दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, क्योंकि एरिया ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का, फ्रंट फेस की भी परछाई या बैक फेस की भी परछाई सेम ही है। तो हमारे लिए फ्रंट फेस की अगर आप बात करते तो यहां पर जो आपका एरिया आता वही आता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही इस वाले सरफेस में सिर्फ इनवर्ड फ्लक्स है तो फाई आता माइनस ई नॉट इंटू हमारे पास आर स्क्वायर टेन थीटा। जो हमारे पास दूसरा साइड होता उसमें से फ्लक्स होता पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है क्या? भाई देखो, इस वाले पार्ट में जो हमारे पास है लेफ्ट साइड का पार्ट में हमारे पास फ्लक्स होगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें से एंटर कर रहा है। जो ये वाला साइड होगा, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में जो ये वाला साइड होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तो इसमें से फ्लक्स होगा पॉजिटिव आउटवर्ड, इसमें से होगा इनवर्ड। तो टोटल तो आपका 0 आ जाएगा। मैं यहीं पे ये कह रहा था, टोटल अगर आप करोगे 0 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? जरा नेक्स्ट जरा देखना, नेक्स्ट जरा देखना बेटा। क्लियर? जरा नेक्स्ट देखना, हमारे पास एक सिलेंडर है आर और एच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ई नॉट है, ये साइडवेज आ रही हैं इसमें से, ठीक है। फाइंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स, इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बताना है। सारे बच्चे लेट्स सी कौन कौन सोच पाता है। एक सिलेंडर का, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये सिलेंडर है, अगर मैं इसमें परछाई मानूंगा तो क्या आपको मिलेगा, ये अब आपको सोचना है। शेप क्या होगी? वेरी गुड, रेक्टेंगल। अगर आप यहां पर परछाई की बात करेंगे, इनवर्ड फ्लक्स की बात करें तो जरा ये इस टाइप से देख लेते हैं। इनवर्ड की बात करें, समझाने के लिए बना रहा हूं, सारी चीजें आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, ये सिलेंडर का हाफ पोर्शन है, ये होगा इसका डायमीटर 2r और ये होगी इसकी हाइट h। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से प्रोजेक्ट करोगे बेटा तो इसकी परछाई बनेगी कैसे? इतना तो आप सोच ही लेते यार। इसकी परछाई आपकी बनती एक रेक्टेंगल, इसकी परछाई आपकी एक बनती रेक्टेंगल, कुछ इस प्रकार से। यही तो बनती परछाई, हाँ या ना? यही तो इसकी परछाई बनती। कहीं से छूट गया क्या है? हाँ, अब शायद हो जाना चाहिए।
अरे चलो छोड़, यहां पे हम हाथ से भर देते हैं, ये होगी इसकी परछाई। तो इसका ये वाला साइड आएगा 2r और ये वाला साइड आएगा h। तो जरा ध्यान से समझना, इनकमिंग फ्लक्स की बात करूं, फाई इनकमिंग अगर इन्होंने पूछा है तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा माइनस ई नॉट इंटू 2RH, और अगर फाई आउटगोइंग की बात करें तो बचा हुआ जो दूसरा सेक्शन है, ध्यान से देखो यार, इसमें कोई भी एरिया एलिमेंट लोगे बाहर की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑब्ट्यूज है, फ्लक्स नेगेटिव होगा, इनकमिंग फ्लक्स ये आएगा। आउटगोइंग फ्लक्स की अगर आपसे बात करी जाए तो ये प्लस ई नॉट इंटू 2RH ये होगा, टोटल निकालोगे 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे, क्लियर है क्या? यस यस। डायग्राम बनाने की कोशिश मत करना बेटा, ठीक है, आपका समय बर्बाद होगा, ये मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। कॉलेज में जाते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, ये इस टाइप से आप बहुत एंगुलर चीजों को आप एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। यस, जरा जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन लेंदी चला जाएगा, कॉमन सेंस लगाते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप। पहले तो ये देखो, एक्स एक्सिस आपका यहां है, वाई एक्सिस यहां है, डायरेक्शन चेंज कर दिया, और जेड एक्सिस आपका यहां है, ठीक है। पोल दे रहा हूं, ओके। 120 सेकेंड का सोचना है, ओके। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप। एक्चुअली में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में है। एडवांस के क्वेश्चन में प्लीज डायग्राम को पूरा अच्छे से एनालाइज कर लिया करो। फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, जो ये वाला आपका एरिया है, ठीक है, ये वाला एक सरफेस है जिसके कोने कोने के पॉइंट्स दे दिए, जिसके कोने कोने के पॉइंट्स दे दिए। एक ओरिजिन है, एक A0A है, एक AAA है और एक A0A है, ठीक है। हमारे पास ये कोने कोने के पॉइंट्स दे दिए हैं, इसमें से सिर्फ फ्लक्स बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया है, सिर्फ वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ये जब मैंने आईआईटी फर्स्ट टाइम दिया था तब आया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, और ये मैंने कर भी लिया था, ठीक है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मेरे को इरिटेशन हो रही थी इन कोऑर्डिनेट्स को देखकर, और कई बच्चों को हो भी रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस चीज को पकड़ ली, ये एरिया कौन सा है, कौन सा प्लेन है, अगर आप ध्यान से देखें A, A, और एक 0,0,0 था, तो मेरे को लगा यार एक क्यूब का डायगोनल की बात तो नहीं हो रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं एक यहां पर क्यूब बना लूं, ध्यान से देखो, अगले पेज पे कर लेता हूं सो दैट आई विल गेट स्पेस ऑल्सो, ठीक है। अगर आपने कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा होता तो आप शायद समझ पा रहे होते। एक कोऑर्डिनेट है 0,0,0, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है, यह आपका जेड एक्सिस है। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला y इज 0, y 0 कब होता है आपका एक्जेड प्लेन में, तो ये वाला कोऑर्डिनेट एक्जेड प्लेन में कहीं ना कहीं यहां पर है, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका कहीं ना कहीं यहां पर है A,0,A। फिर मैंने देखा यार A,A,A भी आपका है, वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट हुआ A,A,A। जैसे ही मैंने इस वाले कोऑर्डिनेट पर नजर मारी, मैंने कहा यार x0 z0 ये तो y कोऑर्डिनेट है, मींस y एक्सिस पर मैच कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा 0,A,0। मेरे दिमाग में आया यार, क्या मैं इसको ऐसे सोच लूं, कुछ ऐसे सोच लूं, और अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आपका प्लेन कौन सा था, आपका प्लेन कौन सा था, ये था। इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, एक्चुअली में ये एक क्यूब का डायगोनल प्लेन है। किस किस को ये फील आ गया, दिल बनाओ पहले। दिस प्लेन इज अ डायगोनल प्लेन ऑफ क्यूब।
किस किस को ये चीज समझ आ गई? वेरी गुड। अब सिंपल सा, बस जैसे ये क्लियर हुआ मेरे को, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से दे रखी है, तो अगर मैं इसकी परछाई लेता, इस प्लेन की अगर आप परछाई लोगे तो कैसी परछाई आएगी भाई? इस प्लेन की अगर आप परछाई लोगे तो कैसी परछाई आएगी? सारे बच्चे जरा सोच के बता दो। अगर आप इस प्लेन की परछाई लोगे तो आपको कैसी परछाई मिलेगी? सारे बच्चे सोच के बता दो। ये इसकी परछाई मिलेगी तो कैसी परछाई मिलेगी? हाँ, कैसी परछाई मिलेगी हमारे पास? स्क्वायर या रेक्टेंगल? सोच के बताओ जल्दी से, स्क्वायर या रेक्टेंगल? स्क्वायर। वेरी गुड। अगर आप देखें तो ये वाले साइड की परछाई यहां आई और ये वाले हाइट की परछाई यहां आई। एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आप सभी लोगों के लिए है ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए थी ई नॉट, तो फ्लक्स अगर मेरे को वैल्यू पूछी है पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं है, दैट इज ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, सी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर? वो आपका सी ऑप्शन होगा। क्लियर सारे बच्चे? लो भाई, अब ये हो गया। एक मिनट रुकना बेटा, लैग नहीं है भाई। इस रूम का कौन है इंचार्ज? उसको बोलो वो लॉग आउट हो गया है, चैट बंद हो गई है। क्लियर? क्लियर? तो ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 का। ठीक है, इनको चैट मोबाइल में देखनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? एक मिनट रुक जाना बेटा। हाँ, क्लियर है क्या यार? सारी आज ही क्लास में कर दोगे क्या? क्लियर? यस। अब आते हैं गॉस लॉ पर। क्लियर? वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। ठीक है, अब देखो एडवांस का क्वेश्चन, देखो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो सही में एडवांस के खून पी जाएंगे। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन खून पी जाएंगे, लेकिन सारे एडवांस के क्वेश्चन टफ नहीं होते। जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक समय होगा, उस समय तक जब आप तैयार हो जाओगे तब आपका थॉट प्रोसेस बनाना है भाई। देखो वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। एडवांस में बहुत ही कम ऐसे कंसेप्ट हैं जो रिपीटेटिव हुए हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर आईआईटी उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है, डेफिनेट है कि वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं हुए, हमारी थॉट प्रोसेस एटलीस्ट उस लेवल के सोचने की बननी चाहिए। क्वेश्चन थ्योरी क्या थी और उसी से कैसे रिलेट हो रहा है क्वेश्चन, वो आपको ढूंढना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, आइए अब बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। ठीक है सारे बच्चे, अब ये आपके स्कूल में भी है और मैं आपको बता रहा हूं कि स्कूल में भी है, कंपटीशन में भी है। जिस प्रकार से मैं गॉस लॉ को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि गॉस लॉ में बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट आता है। सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको कई सारे डाउट देगी, लेकिन मैं उस स्टेटमेंट्स को पहले ब्रेक करूंगा, सारे केसेस के बारे में आपको समझाऊंगा, सिमुलेशन जहां रिक्वायरमेंट होगी वो दिखाऊंगा, और फिर समराइज करके इसके आपको सारे पॉइंट्स भी दूंगा। ठीक है, ये इसके सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। सारे बच्चे लिखना। ठीक है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface, any closed या imaginary closed surface या imaginary नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, any closed surface is 1 by epsilon naught times, epsilon naught क्या थी? परमिटिविटी। 1 by epsilon naught times the charge enclosed in it, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। तो इन्होंने क्या बोला कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, जैसे मान लीजिए अब ये 3 डायमेंशन की बात हो रही है, किसी भी एक रैंडमली क्लोज्ड सरफेस में से, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस में से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है
तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स हमारे पास बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। दैट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना भी चार्ज इसके अंदर होगा वही चार्ज मैटर करेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्लक्स हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि फ्लक्स क्या था, E इंटू A। अब पूरे सरफेस पे अगर आप फ्लक्स निकालोगे पूरे सरफेस पे, दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स इज कैलकुलेटेड ओवर अ सरफेस। इस पूरे सरफेस पे अगर आप फ्लक्स को कैलकुलेट आउट करोगे, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते थे, E इंटू A से। अब आपको इस पूरे सरफेस पे जब आपने फ्लक्स जोड़ा सबका जोड़ के वैल्यू निकाला, तो गॉस लॉ ने क्या कहा, ये हमेशा क्या आएगा, कितना चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सारे बच्चे पहले इसको लिखिए, ठीक है, सारे बच्चे पहले इसको लिखिए, क्लियर। ये वाला क्या सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। क्या है ये, सिंबल ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। कुछ बच्चे कहेंगे सर फ्लक्स के जैसा मिलता जुलता है, यस, लेकिन फ्लक्स में सीधा हम लोग रखते हैं, ये इंटीग्रल है, लेकिन सरफेस, एस मतलब सरफेस इंटीग्रल। क्लियर सर, ये कैसा 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं तो अगर आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज लाइक दिस, 3 इंटीग्रल बनाते हैं, क्योंकि अब आपका 2 डायमेंशनल सरफेस बनाओगे तो 3D सरफेस होगा ना यार, तो 3 डायमेंशन में इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिंगल डायमेंशन की इंटीग्रेशन है, या तो 1 डायमेंशन, मतलब या तो अलॉन्ग x, या तो अलॉन्ग y, या तो अलॉन्ग z, एक वेरिएबल है। लेकिन हमारे पास, ठीक है, 3 डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम ऐसे एक सर्कल बना देते हैं, पूरे सरफेस पे होएगा, s भी लिख देते हैं कि ये पूरा इंटीग्रेशन सरफेस पे किया गया है। क्लियर। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस। ये आपका क्या है, ये है फ्लक्स, ये है आपका फ्लक्स। जरा स्टेटमेंट, ये इतनी गहरी स्टेटमेंट है, इसको 7-8 स्लाइड में समझना पड़ता है, ये इतनी गहरी स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लियर। अब मैं इस स्टेटमेंट पर आऊंगा और ध्यान से देखना, जब हम लोग इसको लेयर बाय लेयर समझेंगे, जब कंबाइन करेंगे, इतना भयंकर लगेगा, आपको लगेगा भाई इतनी भयंकर चीज थी। यस, आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, ठीक है। सबसे पहले गॉसियन सरफेस क्या है, मेरे को पता है बेटा आपको डाउट है, मैंने क्या बोला था, आपके अंदर चाहे जितने भी डाउट हो वो इस स्लाइड पे निपट जाएंगे, तो प्लीज शांति से सुनिए। गॉसियन सरफेस आप तभी समझ पाएंगे, पहले इसको समझिए, ठीक है। हाँ, क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने बोला उसके हिसाब से, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास को ध्यान से सुनना। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस मतलब हमारे पास बंद सरफेस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड चार्ज, उन्होंने क्या अपने स्टेटमेंट में बोला था कि फ्लक्स हमेशा किसकी वजह से होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से कभी नहीं होगा। तो पहली चीज, अगर आपका कोई भी सरफेस है, इसमें से दिस इज अ सरफेस फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स। अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक रैंडम सरफेस है, अगर उसके बाहर चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप ध्यान से देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी एंटर कर रही हैं उतनी बाहर चली जाएंगी, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी बाहर चली जाएंगी, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी बाहर चली जाएंगी, जितनी एंटर कर रही हैं उतनी बाहर चली जाएंगी। देखो किसी भी एक रैंडम सरफेस की एक परछाई होगी, ध्यान से सुनना। अगर ये सिलेंडर तो है नहीं, एक रैंडम सरफेस है, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डालूंगा तो इसकी एक परछाई आएगी, कुछ पोर्शन से एंटर करेगी, कुछ पोर्शन से बाहर निकल जाएगी, टोटल फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, 0।
इस केस में अगर आपका फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड चार्ज, यहां पर आपका जो टोटल फ्लक्स होगा, ध्यान से समझना, दैट विल बी जीरो। अब आप गॉस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, अगर आप देखें कोई बोले इसमें फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स होता था Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर कोई चार्ज ही नहीं, तो ये आंसर आएगा आपका जीरो। क्लियर? अंदर आएगा आपका आंसर जीरो। अब इसी चीज को अगर आप यहां से मैच करने लग गए तो कुछ गलत बात थोड़ी ना है। मैंने कहा था अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो एक में फ्लक्स आ रहा था नेगेटिव इनकमिंग और उतना ही फ्लक्स दूसरे से पॉजिटिव आ रहा था। टोटल फ्लक्स निकालोगे जीरो। अगर कोई आपसे बोले इसके अंदर टोटल फ्लक्स बताओ, तो अब S1 S2 को करना नहीं है। टोटल फ्लक्स में मैं अब सीधे देखूंगा अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, सीधे जीरो। अगर आप यहां की बात करते, इस वाले की बात करते, मेरे को अगर टोटल फ्लक्स बताना होता कोन में से, जीरो, अंदर कोई चार्ज नहीं, जीरो। क्लियर? इंडिविजुअल पूछेंगे तो प्रोजेक्शन रूल, लेकिन अगर मेरे को टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस निकालना है तब हमारे पास अंदर का चार्ज देखा जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस। जरा नेक्स्ट पॉइंट देखना, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन इनक्लोज चार्ज ओनली, सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड करेगा। ध्यान से देखना, अगर मेरे को इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो अंदर कितना चार्ज है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात। इसका फ्लक्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, इसमें से पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। सारे बच्चे ध्यान से देखना, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, हाँ या ना? इसमें आउटवर्ड फ्लक्स होगा और आउटवर्ड फ्लक्स आपका क्या होता है, पॉजिटिव। अब आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, मौत आएगी। सीधे गॉस लॉ ने बोला अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो अंदर कितना चार्ज है, प्लस Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर? पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आपको बताएगा आउटवर्ड फ्लक्स है। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास इस सरफेस की बात करी जाए, फ्लक्स निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकलेगी। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स इस सरफेस से निकालना है तो आपका आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके गॉस लॉ ने हमें मदद करी। प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास है, अगर मेरे को इसमें से फ्लक्स की बात करी जाए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो Q1 माइनस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होगा, ये हमारे पास फ्लक्स होगा। लॉजिक सोचना जरा, अगर Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू के बराबर है तो क्या ये डाइपोल बन जाएगा? क्या ये डाइपोल बन जाएगा? अगर एक हमारे पास डाइपोल है, ध्यान से समझना, जितनी पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी नेगेटिव पर जाएंगी, हाँ या ना? ये मैंने आपको बताया था। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमें बनानी चाहिए। अगर Q1 और Q2 की वैल्यू सेम हो गई तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। पॉजिटिव में से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव को उतनी फील्ड लाइंस लेनी पड़ेंगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? जितनी फ्लक्स आउटवर्ड होएगी उतनी फ्लक्स इनवर्ड होएगी। तो यहां पे केस में आपका फ्लक्स जीरो हो जाएगा व्हेन डाइपोल इज देयर। अब फील तो आपको तब आएगी जब आपने इसके पीछे और सोचा। ध्यान से सुनना, अगर Q1 ज्यादा हुआ, लॉजिकली सोचना कि सर अगर Q1 की वैल्यू ज्यादा हुई Q2 की वैल्यू से, तो Q1 की वैल्यू ज्यादा हुई Q2 की वैल्यू से, तो आपको समझ आ रहा है ओवरऑल अंदर इनसाइड Q इनसाइड पॉजिटिव है, और अगर Q इनसाइड पॉजिटिव है तो आपका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। फ्लक्स पॉजिटिव है मतलब आउटवर्ड फ्लक्स होगा। अब खुद दिमाग लगाओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है, इसी में अगर Q1 ज्यादा है तो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू नेट इनसाइड वाली। दिल बनाना कौन कौन सोच पा रहा है? ये दिल बनाना ये चीज। अब इसमें दिमाग लगेगा, जिन्होंने दिमाग पहले नहीं लगाया वो अभी नहीं लगा पाएंगे। हाँ, मैंने क्या बोला, अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो इस सिस्टम के अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अवे ही निकलेंगी,
मतलब आउटवर्ड फ्लक्स होगा, ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 तो जो Q इनसाइड होगा पॉजिटिव होगा, फ्लक्स आउटवर्ड होगा। और लॉजिकली भी देखें, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी। Q1 इज ग्रेटर देन Q2 तो आउटवर्ड फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, इनवर्ड वाली कम होंगी। नेट फ्लक्स देखोगे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, आउटवर्ड फ्लक्स होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, जितना आउटवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही इनवर्ड फ्लक्स होगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट जरा देखना, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं अपनी 12वीं क्लास में मैं हमेशा इस चीज पे कंफ्यूज रहता था, ध्यान से समझना। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पोजीशन। सर इस सरफेस में चार्ज सेंटर पर नहीं था, इधर था, सर इस कोने में था, सर इस कोने में था, सर सेंटर पर था। ये चार्ज एट सेंटर है, चार्ज एट सेंटर है। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों सरफेस में से फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 4। वो हमेशा Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अंदर चार्ज कहां पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं, चार्ज कितना है बस उससे लेना है। चार्ज सेंटर पर हो या ना हो, भाई हमारे पास इसमें से फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्लियर? जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी देखना आप। क्लियर? 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 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज और एट सरफेस, इट ओनली डिपेंड ऑन इनक्लोज चार्ज। फ्लक्स जो है हमारे पास शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन ये सरफेस से कोई लेना देना नहीं। भाई देखो एक बात, जब आप फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हो ना, लाइट से आप चीज समझ सकते हो। मान लीजिए मेरे पास एक बल्ब है तो ये हर डायरेक्शन में रोशनी देगा, हर डायरेक्शन में। अगर मैं एक बल्ब को स्फेयर से इनक्लोज कर दूं, सोच के बताना, इस बल्ब ने अगर 10 लाइट रेज बनाई, 10 लाइट रेज, तो इस स्फेयर में से कितनी पास होंगी? सारे बच्चे, सारे बच्चे, सारे बच्चे। अगर एक बल्ब है, इसको मैंने जब जलाया तो इसमें से 10 लाइट रेज बाहर निकली, मैंने इसको इनक्लोज कर दिया इसमें एक स्फेयर के अंदर, तो उसमें से कितनी लाइट रेज बाहर निकलेंगी? स्फेयर में से कितनी लाइट रेज बाहर निकलेंगी? सोच के बताइए। 10। अगर मैं उसको उस स्फेयर के बाहर कोन कर दूं, उस कोन में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी? 10। तो क्या आपको समझ आ रहा है, अगर ये सरफेस S1 है, ये S2 है, ये S3 है, इन तीनों सरफेस का फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, शेप देख के कंफ्यूज मत होना। फ्लक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करेगा। इन सभी के लिए चार्ज सेम है। तो लॉजिकली समझना बेटा, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने इसके लिए बनाई पॉजिटिव के लिए, ये इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से ही पास करेंगी। तो इनमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारे पास सबकी सेम है, तो फ्लक्स तीनों सरफेस में से सेम होगा। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। फ्लक्स कभी भी बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बाहर वाले चार्ज पे जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। फ्लक्स हमेशा अंदर वाले नेट चार्ज पर डिपेंड करेगा, अगर अंदर चार्ज है उन पर डिपेंड करेगा। फ्लक्स आपका रैंडम सरफेस है, उसमें कहां रखा है उससे कोई लेना देना नहीं। चार्ज अगर अंदर है तो फ्लक्स होगा। आपका वो जो शेप है वो कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं। फ्लक्स हमेशा हमारे पास अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा। जरा जेई का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जाते जाते, इसी चीज के, सिर्फ स्टेटमेंट पर है। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट पर है। जरा अभी हमारे पास 3-4 मिनट है, सिर्फ स्टेटमेंट पर है। जरा सारे बच्चे इसके बारे में सोचना, सारे बच्चे इसके बारे में सोचना। फिगर शोज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास कुछ चार्ज दे दिए। व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस सरफेस, गॉसियन सरफेस अभी आपको वर्ड नहीं पता, इस सरफेस में से अगर आपको फ्लक्स निकालना है, अच्छा यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओहो ओहो ओहो, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं। द फ्लक्स, अभी क्वेश्चन आपका ये है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स के बारे में आपको बताना है। फ्लक्स विल बी ड्यू टू, इसमें जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं।
ठीक है, अभी हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे। फ्लक्स किसकी वजह से होगा, फ्लक्स किसकी वजह से होगा, सोच के बताना भाई। देखो इस पॉजिटिव वाले की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी, तो इसका जो फ्लक्स है वो तो जीरो हो गया। अंदर वाले का फ्लक्स होगा, इसकी वजह से भी फ्लक्स होगा। अगर आप टोटल फ्लक्स की बात करें इसमें से, दैट विल बी Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। वो किन की वजह से होगा, सिर्फ Q1 एंड Q2 की वजह से। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली होगा। क्लियर, क्लियर। जरा मैं अब आपको इसके बाद गॉसियन सरफेस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जरा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मिनट है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, सिर्फ फील लेके घर पे रिवाइज करना है। ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये एक सरफेस है। देखो जैसे ही मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा तो इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है। सारे बच्चे, ठीक है, हाँ, पोल का रिजल्ट हमारे पास क्या आंसर आया था, डी ऑप्शन, ठीक है। वाह बेटा, इज्जत कमा रहे हो। ध्यान से सुनना, आप ब्राइटनेस ज्यादा है, मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, ठीक है। ब्राइटनेस तो वैसे कम ही है, दिख रहा होगा यार, क्लियर। ध्यान से देखना यार, ये पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर कैलकुलेट करके दिखाओ मेरे को फ्लक्स। एक्चुअली में फ्लक्स होता है E डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। ध्यान से समझना, कैलकुलेशन बड़ी दिक्कत है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, सबकी वैल्यूज अलग अलग है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे अगर मैं करूंगा वैल्यूज अलग अलग होंगी। इस सरफेस में सारे बच्चे कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कॉम्प्लेक्स है ना हमारे पास। अगर आप कैलकुलेट करिए साथ में तो आपको पता लग जाएगा। कैलकुलेटर इस सरफेस में से इस चार्ज की वजह से फ्लक्स की बात करें, देखो माइनस क्यों है, क्योंकि सारे बच्चे, यार टाइम ही हो गया, चलो अगली क्लास में इसको फील करेंगे। मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, एक बार आप इसको पॉज करके देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को एंटर कर रही है, इसलिए फ्लक्स नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही है, फ्लक्स पॉजिटिव, फ्लक्स पॉजिटिव, फ्लक्स पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो भी वैल्यूज है आप इसको सम करना है, इस टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल दी सरफेस कितना आ रहा है, और जैसे ही मैं इस चार्ज को अंदर लेके जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ बाहर की डायरेक्शन में निकल रही है, एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर आप सभी सरफेस को देखेंगे जोड़ के यही मिलेगा। अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिक टाइप से हो गया है, जितना फ्लक्स इधर होगा उतना ही आसपास। अगर मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पर रख दूंगा ना बेटा, ठीक है, अब इसमें होना चाहिए था ऑप्शन, जितना फ्लक्स इधर आएगा ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। एक बल्ब को इस रूम के कोने में बिल्कुल सेंटर पर रख दूंगा, जब जलाओगे तो हर डायरेक्शन में रोशनी बराबर जाएगी। उसी टाइप से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। मैं आपको एक चीज जाते जाते दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसका लैम्डा नेगेटिव कर दूं, ये भी चीज आप जरा देख लेना, जैसे ही आपका लैम्डा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास टुवर्ड्स आएंगी, एरिया वेक्टर बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर है, फ्लक्स नेगेटिव आएगा। आंसर देखो आपका नेगेटिव है। इसको मैं अगर यहां पे ले जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप ध्यान से देखें इसकी तरफ है, तो यहां से आपका फ्लक्स बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सम करके देखोगे 0 ही मिलेगा। क्लियर, क्लियर। जरा आप इसको आखिरी वाले पार्ट को दोबारा से रिवाइंड करके प्लीज एक बार कोशिश जरूर करना, ठीक है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके प्लीज एक बार कोशिश जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, रिवाइज करके आना। डीपीपी 13 एंड 14 आप ट्राई करना स्टार्ट करिए। कुछ क्वेश्चन अटकेंगे तो डोंट पैनिक, ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन अटकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे। गॉस लॉ और एप्लीकेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल का होमवर्क मैंने चेंज कर दिया है और HC वर्मा के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं, ठीक है।
क्योंकि इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा, प्लीज सर को भी पढ़ाने दीजिएगा। हमेशा कोशिश करिए बेटा एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए जिसमें आपकी भी एफिशिएंसी बढ़े और मेरी भी एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी, हम लोगों को सीखना है भाई, ठीक है। यस यस, हाँ ओके। आई होप आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझ आई होंगी, नहीं आई तो घबराने वाली बात नहीं है बेटा, हम लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मांड को जानते हैं, ठीक है, हर चीज हमें पता है, हम लर्निंग प्रोसेस में कुछ चीजें देर से समझ आती हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, आपके पास सैटरडे संडे है, मैं इस वीक लेक्चर नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगर आज गॉस लॉ खत्म हो जाता तो एडवांस बनता, मैं नेक्स्ट वीक आपको एडवांस का लेक्चर दूंगा, ठीक है। तब तक आपका ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो जाएगा, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बैकलॉग वाले बच्चे कवर कर चुके होंगे, 2 एडवांस के सेशन आएंगे आपके पास, एक नेक्स्ट वीक क्योंकि इस वीक आपका टेस्ट भी है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था डूडी सर को, जब आप कह रहे थे कि टेस्ट है, तो आप प्लीज आप टेस्ट को सीरियसली लीजिए, कोई मेरी तरफ से लेक्चर का लोड नहीं है, मैं मैक्सिमम चीजें क्लास में ही कवर करूंगा, बस एडवांस के सेशंस जो होंगे वो सेपरेट लूंगा, कुछ क्वेश्चंस एडवांस के मैं क्लास में लेता हुआ चलूंगा। क्लियर? ओके, लव यू बेटा। तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।